जाती थी। स्वाति मल्होत्रा, जो नीली जर्सी में पूरी गंभीरता और फोकस के साथ अपनी टीम के अभ्यास में जुटी हुई थी, अपनी मौजूदगी से करण के ध्यान को बार बार खींच रही थी। करण भले ही सामने अपने कोच और टीममेट्स के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार स्वाति की ओर खींची जाती थी। उसकी चाल, उसकी कमांडिंग आवाज, हर मूवमेंट, सब कुछ करण के मन को विचलित कर रहा था। ये सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था, ये करण के लिए एक इमोशनल बैटल बनता जा रहा था। मैच की शुरुआत होती है। रेफरी की तीखी सीटी मैदान की हवा को चीरती है और खेल का आरंभ होता है। करण की टीम शुरुआत में आक्रामक खेल की दिखाती है, लेकिन करण का ध्यान जैसे पूरी तरह बढ़ चुका था। वो हर बार जब स्वाति को गेंद के साथ देखता, उसकी चाल, उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास उसे सम्मोहित कर देते। करण एक अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद आज खुद को संभाल नहीं पा रहा था। पहले हाफ के समाप्त होते होते स्वाति की टीम ने एक शानदार गोल कर दिया था, जिससे करण की टीम 1-0 से पीछे हो गई थी। जैसे ही खिलाड़ी ब्रेक के लिए बेंच की ओर बढ़ते हैं, करण के कोच उसकी ओर आता है और गुस्से में पूछता है, करण, क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है। आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमें ये मैच जीतना ही है। करण कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप कोच की बात सुनता है और अपनी नजरें नीचे कर लेता है, लेकिन उसकी आंखों में जो भावनाएं हैं वे सब कुछ बयां कर रही हैं। वो स्वाति को पसंद करता है, शायद प्यार करने लगा है, मगर ये बात वो आज तक किसी से कह नहीं पाया। दूसरा हाफ शुरू होता है। करण खुद को समेटने की पूरी कोशिश करता है। वो टीम के लिए खेलना चाहता है, मैच जीतना चाहता है, लेकिन उसका दिल अब भी मैदान के दूसरी तरफ मौजूद नीली जर्सी में लिपटी उस लड़की में उलझा हुआ है, जो सिर्फ खेल ही नहीं, करण के दिल की धड़कनें भी जीत चुकी है। खेल के अंतिम मिनटों में जब हर खिलाड़ी पूरी ताकत से खेल रहा होता है, स्वाति की टीम एक और गोल कर देती है। अब करण की टीम 2-0 से हार चुकी है। दर्शकगण तालियों से मैदान भर देते हैं, लेकिन करण के लिए वो आवाजें शोर बन जाती हैं, क्योंकि वो खुद से हार चुका होता है। मैच खत्म हो चुका था। चारों ओर खिलाड़ी अपने अपने बैग समेट रहे थे, कुछ खुश थे, कुछ निराश, लेकिन करण गुलेरिया के चेहरे पर कोई शिकस्त नहीं थी। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे मैदान पर नहीं, अपने दिल में कोई जीत हासिल कर ली हो। उसकी नजरें अब भी उस एक शख्स को ढूंढ रही थी, जिसके लिए उसने आज खुद को हारने दिया था, माइनस स्वाति मल्होत्रा। जब स्वाति अपनी टीम के साथ मैदान से बाहर निकलने लगी, तो करण ने चुपचाप अपनी जैकेट की जेब से वो मिठाई का डब्बा निकाला, जो उसने पहले से ही मंगवा रखा था। ये कोई आम मिठाई नहीं थी, ये वही मिठाई थी जो स्वाति को बचपन से पसंद थी, माइनस केसर बर्फी। साथ ही उसने पास के एक रेस्टोरेंट से उसके फेवरेट इंडियन फूड, पनीर टिक्का, दाल मखनी और गार्लिक नॉन भी पैक करवाया था। कैंपस की मेन गेट पर जैसे ही स्वाति कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर आई, सामने करण खड़ा था, दोनों हाथों में मिठाई और खाने का पैकेट लिए, हल्की मुस्कान के साथ। उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक साफ भाव था, माइनस सच्चा स्नेह। करण ने झट से मिठाई का डब्बा स्वाति की ओर बढ़ाया और बोला, मिठाई, आज की जीत के नाम। स्वाति एक पल को हैरान रह गई। उसने करण की ओर देखा और होठों पर मुस्कान लाते हुए हल्के मजाकिया अंदाज में बोली, मिस्टर करण गुलेरिया, आपकी टीम तो हार गई थी और आप मिठाई बांट रहे हैं। करण की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह रही थी। स्वाति, उसने धीरे से कहा, मैदान में हारने का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि आज मैंने तुमसे अपना दिल हार दिया। फिर ये मिठाई तो बस एक बहाना है, असली तो जश्न है इस एहसास का। स्वाति ने उसका चेहरा देखा, उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। करण की आंखों में सच्चाई झलक रही थी, एक ऐसा भाव जो वो खुद भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। करण, मुझे इतनी आसानी से इम्प्रेस करना आसान नहीं होगा, स्वाति ने थोड़ी गंभीरता और थोड़ी शरारत के साथ कहा। उसकी इस बात में जहां एक चुनौती थी, वहीं एक मासूम मुस्कान भी थी, और वो मुस्कान करण के दिल को छू गई थी। स्वाति ने फिर थोड़ी चुटकी लेते हुए कहा, और खासकर बच्चों जैसी हरकतों से तो बिल्कुल भी नहीं। करण थोड़ी देर के लिए झेप गया, लेकिन तभी स्वाति ने उसी मिठाई के डिब्बे से एक टुकड़ा उठाकर अपने होठों से लगाया और बोली, लेकिन तुम्हारी कोशिश बुरी नहीं है, इसलिए हम दोस्त जरूर बन सकते हैं। और हाँ, जो खाना आज तुमने मुझे खिलाया है ना, वो सच में बहुत टेस्टी था। इतना सुनते ही करण उछल पड़ा, जैसे किसी बच्चे को उसका मनचाहा खिलौना मिल गया हो। वो बार बार खुद से ही कह रहा था, दोस्त, कम से कम अब दोस्त तो हैं हम, यही तो पहला कदम है। उसी दिन के बाद करण और स्वाति की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी थी। क्लास के बाद कैंटीन में मिलना, लाइब्रेरी में किताबों के बहाने बातें करना और कभी कभी कॉलेज के गेट के बाहर बस इंतजार करना, ये सब अब उनकी रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। करण के लिए ये कोई आम दोस्ती नहीं थी, वो धीरे धीरे स्वाति के प्रति पूरी तरह समर्पित होता जा रहा था। और एक दिन जब बरसात की पहली बूंदें कॉलेज के मैदान को भिगो रही थी, स्वाति ने अंततः वो शब्द कहे जिनका करण महीनों से इंतजार कर रहा था, करण, शायद अब तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं रहे,
शायद तुम्हारे बिना अब मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। आज करण जब अपने कमरे में अकेला बैठा था और गुलेरिया हाउस के बाहर सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी, तब वो इन्हीं बातों को याद कर रहा था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी नमी भी। वो जानता था कि वक्त ने सब कुछ बदल दिया है। मारवा हाउस में जन्मदिन की तैयारी। उधर मारवा हाउस में रोहित अपनी नींद से उठ चुका था। वो नहाकर तरोताजा होकर डाइनिंग टेबल पर आ गया था। चेहरे पर गंभीरता थी, कोई बात थी जो उसे अंदर से बेचैन कर रही थी। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, उसने एक एक करके सभी घरवालों को कॉल किया और कहा, कृपया सब लोग तुरंत नीचे आ जाए, मुझे आप सबसे जरूरी बात करनी है। सब अपने अपने काम छोड़कर जल्दबाजी में नीचे आ गए। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार इकट्ठा था, बस अनिका गायब थी। रोहित ने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, परसों अनिका का बर्थडे है और मैं उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर रुककर वो बोला, मैंने चिराग से सारी तैयारियां करने को कह दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार ये सिर्फ एक पार्टी ना हो, बल्कि एक यादगार दिन हो, कुछ ऐसा जो अनिका को हमेशा याद रहे। लेकिन प्लीज एक बार आप भी देख लेना कि सब अच्छे से हो रहा है या नहीं। रोहित की ये बात सुनकर सभी के चेहरों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो मुस्कान केवल खुशी की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की भी थी। एक ऐसा रिश्ता जिसे खून से नहीं पर भावना से जोड़ा गया था। आयशा मारवा ने रोहित के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, तू चिंता मत कर बेटा, हम सब मिलकर सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। वैसे भी अनिका अब सिर्फ तेरी नहीं, हमारी भी अपनी सी लगती है, एक घर की बहू नहीं, एक बेटी की तरह। इस प्यार भरे पल में रोहित की आंखों में हल्की सी नमी तैरने लगी थी, लेकिन उसने सबके सामने खुद को मजबूत दिखाया। सिर हिलाते हुए वो मुस्कुराया और फिर चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लेकिन उसके कदमों की रफ्तार में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो जानता था कि इस पार्टी के पीछे सिर्फ जश्न नहीं छुपा, बल्कि उसका असली मकसद अनिका को वो सुकून और वो अपनापन महसूस कराना था जो कल की रात उसके चेहरे से गायब था। कल की रात अनिका पूरी तरह से बिखर गई थी और रोहित का दिल जैसे फट गया था जब उसने अनिका की आंखों में वो खालीपन देखा। आज का दिन सिर्फ उसके लिए है, रोहित ने तय कर लिया था। उसने अपनी सारी मीटिंग्स चिराग को कहकर कैंसिल कर दी थी और ऑफिस से लेकर बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां फिलहाल किनारे रख दी थी। अब वो सिर्फ एक पति था जो अपनी पत्नी को उसकी खोई हुई मुस्कान लौटाना चाहता था। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसने देखा अनिका अब भी गहरी नींद में थी। उसका चेहरा शांत था, पर थकावट साफ नजर आ रही थी। कल की रात अनिका बहुत देर तक रोती रही थी और फिर उस थकान में नींद के आगोश में समा गई थी। रोहित चुपचाप उसके पास गया और बिना कोई आवाज किए बिस्तर पर उसके पास लेट गया। आमतौर पर रोहित का ये नियम था कि वो सुबह के अपने रूटीन के बाद ही बिस्तर में वापस आता था, लेकिन आज सब नियम टूट रहे थे, क्योंकि आज उसके लिए कुछ और ज्यादा जरूरी था, माइनस अनिका का मन। उसने धीरे से अनिका के बालों को सहलाया और उसके पास सिमटते हुए मन ही मन बुदबुदाया, तुम्हारे हर आंसू का जवाब देना है मुझे, तुम्हारी हर तकलीफ को अपनी जिम्मेदारी बनाना है और तुम्हें ये एहसास दिलाना है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हर लम्हा, हर सांस में। रोहित जब अनिका के पास लेटता है तो उस पल जैसे समय ठहर जाता है। अनिका गहरी नींद में थी, लेकिन फिर भी जैसे उसके दिल ने रोहित की मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। उसने हल्की सी करवट बदली और बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, एक मासूम बच्चे की तरह रोहित से सट हो गई। उसकी आंखें, उसकी सांसें अब रोहित की गर्दन से टकरा रही थी और उसकी हथेलियां रोहित के सीने पर टिक गई थी, जैसे कोई टूटा हुआ सपना अब फिर से किसी सुरक्षित जगह में सिमटने लगा हो। रोहित ने बिना कोई शब्द कहे अनिका को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे ये वादा कर रहा हो कि जब तक वो है तब तक कोई तकलीफ अनिका को छू नहीं पाएगी। उसने हल्के से उसकी पीठ सहलाई और खुद को उसकी रूह के और करीब महसूस किया। इस एक पल में वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे जितना शायद कोई सब नहीं समझा सकता। गुलेरिया हाउस में पार्टी की तैयारी। इसी बीच दूसरी ओर, जहां एक तरफ मारवा हाउस में जन्मदिन की तैयारियां पूरे जोश के साथ चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर गुलशन जैसे गुलजार हो रहा था गुलेरिया हाउस। अनिका के जन्मदिन को लेकर सिर्फ मारवा फैमिली ही नहीं, बल्कि गुलेरिया हाउस के हर सदस्य ने भी कुछ खास सोच रखा था। घर के बड़े हॉल में पार्टी को लेकर एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा था। डिजाइनर्स के सैंपल्स, फैब्रिक से लेकर गहनों तक की बुकिंग चल रही थी। हर कोई अनिका के लिए परफेक्ट लुक की सोच में डूबा हुआ था। ड्रेस, मैचिंग ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, कोई भी बात छोटी नहीं थी आज। वैसे तो गुलेरिया परिवार के अपने नियम और रिचुअल्स होते थे। हर महीने वार्डरोब को रिवैम्प करना, आउटफिट्स को ट्रेंड्स के साथ अपडेट करना उनके लिए नॉर्मल बात थी। लेकिन आज कुछ अलग था। आज डिजाइनर खुद उनके घर आए थे, क्योंकि आज अनिका का बर्थडे था और वो सिर्फ करण के लिए नहीं, बल्कि पूरे गुलेरिया हाउस के लिए खास बन चुकी थी। उन्हें याद था वो दिन जब अनिका पहली बार उनकी फैमिली से मिली थी। उसकी सादगी, उसकी आंखों की मासूमियत और उसकी नरम आवाज ने जैसे सबको बांध लिया था। श्रेया ने जब अपने लिए गाउन चुना तो उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वाइन कलर का वो गाउन न केवल उसके कवर्स को परफेक्ट तरीके से कैप्चर कर रहा था,
बल्कि उसकी परफेक्शन और आत्मविश्वास को भी बखूबी दर्शा रहा था। डिलीवरी के बाद से श्वेता ने वजन बढ़ा लिया था, इसलिए वो कुछ ऐसा पहनना चाहती थी जिसमें वह खुद को सबसे बेहतर महसूस करे, और यही वजह थी कि वाइन कलर का ये गाउन उसके लिए एकदम परफेक्ट विकल्प साबित हुआ। हर बार जब वो मिरर के सामने खड़ी होती तो उसे अपनी तस्वीर देखकर एक अजीब सी तसल्ली मिलती कि वो फिर से अपने पुराने रूप में लौट रही है। वहीं नंदिनी, जो अपनी फैंसी आउटफिट के लिए जानी जाती थी, इस बार कुछ सादगी भरा लेकिन स्टाइलिश चुनना चाहती थी। उसने एक काले रंग की साड़ी चुनी जो दिखने में भले ही सिंपल लगती थी, लेकिन उसके दोनों किनारों पर हाथ से किया गया बारीक और खूबसूरत हैंडवर्क साड़ी को बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले गया था। उसकी इस साड़ी ने जैसे नंदिनी के रंग को और भी निखारा था। हर बार जब वो साड़ी पहनती तो ऐसा लगता जैसे वो पूरे कमरे की रौनक बन गई हो। राजलक्ष्मी भी इस बार अपने लिए खास गाउन चुन रही थी। वो जानती थी कि फिलहाल वो कुछ ज्यादा पहन नहीं पाएगी, इसलिए गाउन ही उसकी सबसे पहली पसंद था। उसने जो गाउन चुना था वो उसके व्यक्तित्व और वर्तमान स्थिति दोनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, न ज्यादा ढीला न ज्यादा टाइट। राजलक्ष्मी की यही सोच थी कि इस पार्टी में वो खुद को सबसे अच्छा महसूस करें, और यही कारण था कि उसने अपने लिए गाउन चुनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इधर करण, सिद्धार्थ, ओमकार, मयूर और आकाश गुलेरिया भी अपनी अपनी ड्रेस में व्यस्त थे। हर एक अपने लिए एक ऐसा आउटफिट लेना चाहता था जो पार्टी में उसकी अलग पहचान बनाए। ओमकार जब ड्रेस चूज कर रहा था तो अचानक उसके दिमाग में प्रीति का ख्याल आया। प्रीति की पसंद और स्टाइल को देखते हुए वो चाहता था कि उसकी ड्रेस से मैचिंग कुछ प्रीति के लिए भी चुनी जाए। इसलिए उसने अपने डिजाइनर को कहा कि प्रीति के लिए भी कोई ऐसा आउटफिट लेकर आए जो दोनों को एक साथ और भी खास दिखाए। ओमकार की बात सुनकर अचानक से पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। फिर एक साथ जैसे ही उनकी नजरें ओमकार की ओर उठती हैं तो वो एकदम सरप्राइज और शरारत से भरी होती हैं। ओमकार को जब उसका ध्यान अपने ऊपर महसूस होता है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक और मुस्कान आ जाती है, जैसे वो खुद भी नहीं जानता था कि उसकी एक सीधी साधी बात सबको इतना अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन फिर वो बिना झिझके अपनी बात को और मजबूती से कहता है, अब जब प्रीति मेरी होने वाली वाइफ है तो उसके बारे में सोचना, उसकी पसंद नापसंद समझना और उसके लिए कुछ खास करना मेरा फर्ज भी है और मेरा हक भी। उसके इस जवाब पर कमरे में एक बार फिर से हंसी की फुहारें छूट जाती हैं। सब ओमकार को छेड़ते हैं, कोई सीटी बजाता है तो कोई गले लगाता है। श्रेया हंसते हुए कहती है, वाह ओम, अब तो तू रोमांटिक हो गया है। मयूर ने तो ये तक कह दिया, लगता है अगली बार पार्टी तेरी शादी की ही होगी। इसी बीच करण, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, आगे बढ़ता है और ओमकार के कंधे पर हाथ रखकर गारों से कहता है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई सन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तू इतनी परवाह करता है प्रीति की। यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती है। ओमकार करण की बात सुनकर भावुक हो जाता है और चुपचाप सिर झुका देता है, मानो अपने पापा से मिली इस तारीफ ने उसे अंदर से छू लिया हो। दमयंती देवी की उलझन। इधर गुलेरिया हाउस में जहां हर और खुशियां और तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी ओर एक अलग ही मनोस्थिति थी दमयंती देवी के किले में। राजीव गुलेरिया की धमकी के बाद से वो गहरे सोच में डूब गई थी। उनकी आंखों में भय, उलझन और पश्चाताप का मिला जुला भाव साफ झलक रहा था। कभी वो अपने बीते पापों की यादों में खो जाती, कभी अनिका और रोहित की मासूमियत उसके दिल को विचलित कर देती। वो खुद से ये सवाल बार बार पूछ रही थी, क्या अब समय आ गया है कि मैं अपने अपराधों को स्वीकार कर लूं? क्या मुझे खुद को कानून के हवाले कर देना चाहिए, या फिर मेरी चुप्पी ही अब सबसे बड़ा अपराध बनती जा रही है? उसके सामने जैसे दो रास्ते खड़े थे, एक जो उसे उसके गुनाहों की सजा की ओर ले जाता था और दूसरा जहां वो खुद को एक आखिरी मौका देकर सुधार की राह चुन सकती थी। दमयंती देवी के मन में एक के बाद एक विचारों का तूफान चल रहा था। राजीव गुलेरिया की धमकी, पुराने गुनाहों की परछाइयां और अब आने वाले परिणामों की आहट ने उन्हें पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया था। वो चाहकर भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। मन और मस्तिष्क जैसे दो विपरीत दिशाओं में उन्हें खींच रहे थे। उन्हीं उलझनों में डूबी हुई दमयंती देवी को अचानक कुछ याद आता है। उन्हें स्मरण होता है कि उन्होंने राजीव से मिलने से पहले रोहित और अनिका के लिए एक संदेश भिजवाने को कहा था। एक संदेश जो उनके दिल की बात पहुंचाने वाला था, एक संदेश जो शायद सब कुछ बदल सकता था। इस बात की याद आते ही दमयंती देवी तुरंत एक आदेशात्मक स्वर में कहती है, दुलारी को बुलाओ। अभी इसी वक्त कुछ ही क्षणों में वो स्त्री दुलारी हाथ जोड़कर माँ साहेब के कमरे में आती है और घबराए हुए स्वर में कहती है, माँ साहेब, आपने मुझे बुलाया? दमयंती देवी की नजरें तीखी और स्थिर थीं। उन्होंने सीधा सवाल दागा, कुछ दिन पहले जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था, क्या वो पूरा हो गया? दुलारी के चेहरे पर जैसे एक साया दौड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीना झलक आया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर आवाज जैसे गले में ही अटक गई। उसके भीतर डर की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे याद आ गया था वो संदेश वो भेजना भूल गई थी। दमयंती देवी की आंखें उस स्त्री पर टिकी थी, पर इस बार उनमें गुस्से की आग नहीं
बल्कि एक गहरी सोच और ठहराव झलक रहा था। वो स्त्री सिर झुकाए कांपती खड़ी थी, पूरी तरह तैयार थी कि अभी माँ साहब का आदेश आएगा और उसे इस गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ेगी। पर अगले ही पल दमयंती देवी का बर्ताव कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दमयंती ने चुपचाप अपना हाथ उठाया, पर उस हाथ में न दंड था न क्रोध, बस एक इशारा था, -जाओ। धीरे से, बेहद शांत स्वर में उन्होंने कहा, अब कोई संदेश मत भेजना, जब तक मैं खुद न कहूं तब तक नहीं। वो स्त्री हैरानी से माँ साहब की तरफ देखने लगी। क्या उसने सही सुना? क्या माँ साहब ने उसे माफ कर दिया? क्या वाकई उसे कोई सजा नहीं दी जा रही? ये वही दमयंती देवी थी जिनके सामने गलती करने पर नौकरों के हाथ कांप जाते थे। ये वही महिला थी जिनका एक आदेश लोगों की किस्मत लिख देता था, और आज वही दमयंती देवी शांति से किसी को माफ कर रही थी। वो स्त्री धीरे धीरे पीछे हटी, एक बार फिर हाथ जोड़कर आभार में झुकती है और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल जाती है। पर उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, माँ साहब आज सच में बदल गई हैं। उधर दमयंती देवी वहीं अपनी कुर्सी पर बैठी रही, पर अब उनकी आंखों में विचारों की लहरें उठ रही थी। शायद पहली बार उन्होंने अपनी शक्ति के पीछे छिपे अकेलेपन और पछतावे को महसूस किया था। शायद पहली बार उन्हें लगा कि उनके जीवन के फैसले अब दूसरों पर हुक्म चलाने से ज्यादा खुद की अंतरात्मा से सवाल करने के समय में आ गए हैं। उन्होंने धीरे से आंखें मूंदी और मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ जो संदेश अभी तक अनिका तक नहीं पहुंचा। शायद ये भगवान का ही संकेत था। अब मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगी। मुझे खुद से ये सवाल करना होगा, क्या अब सच में समय आ गया है कि मैं रोहित और अनिका से मिलूं? उनका मन जैसे दो राहों पर खड़ा था। एक ओर वर्षों पुरानी जिद, सत्ता और पापों का बोझ, दूसरी ओर पश्चाताप, बदलाव और नई शुरुआत की एक धुंधली सी उम्मीद। कमरे में सन्नाटा था, पर दमयंती देवी के भीतर शोर था। रोहित और अनिका का पल। इधर अनिका को सोते हुए काफी समय हो गया था। उसकी सांसें धीमी और लयबद्ध थी, जैसे वो किसी शांत सपने की गहराई में डूबी हो। खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर एक कोमल चमक फैला रही थी। कमरे में एक शांत सुकून भरा सा माहौल था, जैसे वक्त कुछ देर के लिए ठहर गया हो। रोहित जो पास ही बैठा था उसकी नींद को निहार रहा था। मुस्कुराता हुआ वो झुकता है और अनिका के माथे पर एक हल्का सा चुंबन देता है। अनिका जैसे उसके स्पर्श को महसूस कर पाती है, उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है, जैसे किसी मोहक एहसास से जागी हो। रोहित हल्के स्वर में कहता है, अनिका अब उठ जाओ, 11 बजे बज चुके हैं और तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बॉडी ब्रेकफास्ट के बिना फिर से लो फील करने लगती है। अनिका साई सी उठती है, आंखें मलते हुए मुस्कुराती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर मारवा, आज ऑफिस नहीं गए क्या बात है? उसके सवाल में हैरानी भी थी और शरारत भी। रोहित हंसते हुए सिर हिलाता है, नहीं, आज का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारे लिए रखा है। कोई ऑफिस नहीं, कोई मीटिंग नहीं, बस तुम और मैं। अनिका थोड़ी चौंकती है, वो उसकी ओर देखती है, मानो यकीन न कर पा रही हो। ऐसा क्या हो गया? वो हल्की मुस्कान के साथ पूछती है। रोहित थोड़ा रुककर उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, पता नहीं, बस आज मन नहीं किया। आज बस तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मन किया। बाकी सब कुछ आज चिराग मेहता संभाल लेगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के। अनिका के चेहरे पर गहराई से मुस्कान लौट आती है। वो बिना कुछ बोले अपने दोनों हाथों का घेरा बनाकर उन्हें रोहित की गर्दन में डाल देती है और अपना सिर उसके कंधे से टिकाकर कहती है, तो आज हम सिर्फ एक दूसरे के होंगे। रोहित उसके इस भावुक इजहार से थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि अक्सर अनिका खुद से इतनी खुलकर प्यार जताती नहीं थी जब तक रोहित खुद किसी तनाव में न हो। वो हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, आज तो मेरी बीवी को मुझ पर सुबह सुबह बड़ा ही प्यार आ रहा है। अनिका मुस्कुराती हुई बिस्तर से उठती है और वॉशरूम की ओर चली जाती है। उसके कदमों में हल्की सी मस्ती होती है, जैसे उसका दिल रोहित की इस मोहब्बत भरी शुरुआत से पूरी तरह भीग चुका हो। वो कुछ ही देर में शावर लेकर बाहर आती है। उसके भीगे बालों से टपकती पानी की बूंदें उसके चेहरे की ताजगी में और निखार भर रही थी। सफेद टॉवल में लिपटी वो एक नए उत्साह और ऊर्जा से भरी लग रही थी। जैसे ही वो कमरे में वापस आती है, उसकी नज़र उस छोटी सी टेबल पर जाती है जहां उसकी पसंद का पूरा ब्रेकफास्ट करीने से सजा हुआ रखा था, ताज़े फल, ओट्स, ब्राउन ब्रेड और उसका फेवरेट ब्लैक कॉफी। पास ही रोहित खड़ा था, हाथ में कप लिए, जैसे किसी बच्चे को सरप्राइज देने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अनिका चौंक कर रोहित की ओर देखती है, फिर थोड़ा झेपती है और कहती है, रोहित, मिस्टर मारवा, इसकी क्या जरूरत थी? मैं नीचे जाके आराम से ब्रेकफास्ट कर लेती। रोहित धीरे से उसकी ओर बढ़ता है और मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जरूरत नहीं थी, पर आज जो कुछ भी हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए होना चाहिए। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ मेरी अनिका का है, इसलिए ना सिर्फ ब्रेकफास्ट बल्कि पूरा दिन बस तुम्हारे लिए प्लान किया है। तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ रहो, मुस्कुराओ और आज को जियो। अनिका थोड़ी भावुक हो जाती है। वो चुपचाप एक पल के लिए रोहित को निहारती है। इस तरह का प्यार
ये छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशी देना, यही तो उन्हें खास बनाता था। वो पास जाकर बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट की ट्रे की ओर देखते हुए कहती है, काफी वक्त हो गया है रोहित, हमने इस तरह एक दूसरे के लिए समय निकाला हो। कभी तुम्हारे मीटिंग्स, कभी मेरी रिपोर्ट्स, कभी किसी इमरजेंसी कॉल, जैसे जिंदगी हमसे हमारा हम छीनती जा रही थी। रोहित उसकी बात को सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, इसलिए तो आज मैंने सोचा कि जिंदगी को थोड़ी देर रोक कर बस तुम्हारे साथ जी लूं, क्योंकि हर रोज की भागदौड़ में हम खुद को ही कहीं खोते जा रहे थे। कमरे में अब भी वो हल्की सी हंसी और प्यारी सी शांति फैली हुई थी, जहां दो लोग एक दूसरे की नजदीकियों को पूरी तरह जीने की कोशिश कर रहे थे। अनिका अपने ब्रेकफास्ट की आखिरी बाइट ले रही थी और रोहित उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो उसकी हर छोटी सी खुशी में उसे अपनी जीत नजर आती हो। लेकिन तभी रोहित के फोन पर एक नोटिफिकेशन की टोन बजती है, एक हल्की सी रिंग जो उस माहौल की नरमी को चीर देती है। रोहित ने एक झलक फोन की स्क्रीन पर डाली और तुरंत ही चेहरे पर एक अलग गंभीरता आ गई। उसने बिना कुछ बोले फोन उठाया और कमरे के कोने की ओर मुड़ गया। अनिका, जो अभी कुछ ही देर पहले रोहित की हर बात पर मुस्कुरा रही थी, अब थोड़ी असहज हो गई। उसने गौर किया कि रोहित ने स्क्रीन को जल्दी से स्वाइप कर लिया, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। ये बात उसे चुभ गई। रोहित आमतौर पर कुछ भी अनिका से नहीं छुपाता था, माइनस न फोन कॉल्स, न मैसेज और न ही दिन की किसी एक्टिविटी की बातें। लेकिन आज वो बार बार कुछ सोचकर चुप हो जा रहा था, और अब फोन लेकर दूर चला जाना, ये सब कुछ अनिका के दिल में सवालों के छोटे छोटे बीज बो रहा था। रोहित के जाते ही अनिका धीरे से बोली, मिस्टर मारवा, क्या बात है? आजकल आप कुछ ज्यादा ही बिजी और छुपे छुपे से लग रहे हैं। मैं जानती हूँ आज आपने मेरे लिए दिन प्लान किया है, लेकिन क्या उस दिन में भी कोई राज छुपा है जो मुझसे नहीं बांटना चाहते? क्या रोहित वाकई अनिका से कुछ छुपा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक सरप्राइज का हिस्सा है? सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।